मेरे एक्स की नई वाइफ ने ऑनलाइन मेरी पुरानी वेडिंग ड्रेस खरीदी। मैं अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। आज ही की विंटेज नेकलेस एक प्री लव्ड लग्जरी साइट पर बेचने की कोशिश कर रही हूँ। वेबसाइट ठंडी और यांत्रिक लगती है, उस गर्मजोशी जैसी कुछ भी नहीं जो आजी में थी जब वे इसे पहनती थीं। मैं डिज़ाइनर बैग और ज्वेलरी की लिस्टिंग्स के बीच क्लिक करती हूँ, सुन्न सी महसूस कर रही हूँ। तभी कुछ मेरी सांस रोक देता है। आपके लिए सिफारिश के तहत एक ड्रेस है। कोई साधारण ड्रेस नहीं, मेरी ड्रेस। वह ड्रेस जो मैंने आजी की मदद से डिज़ाइन की थी, जिसमें नाजुक कढ़ाई है, जिसे हमने महीनों तक पूरा किया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। मैं उस पर क्लिक करती हूँ। खरीदार की समीक्षा स्क्रीन पर चमक रही है। एक शानदार अनोखी खोज। अरुण से 2 महीने में शादी करते समय इसे पहनने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। प्रिया। कमरा घूमने लगता है। अरुण। मेरा अरुण। उसने सिर्फ मुझे 3 साल पहले छोड़ा ही नहीं था। वह किसी और से शादी कर रहा है, मेरी ड्रेस में। वह ड्रेस जो आजी और मैंने एक साथ बनाई थी। मेरी कॉफ़ी का मग मेरे हाथ से फिसलता है और फर्श पर चकनाचूर हो जाता है। तभी मुझे याद आता है वह रहस्य जो हमने हेम में सिल दिया था। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और मैं आजी की छोटी सी सिलाई वाली कमरे में वापस पहुँच जाती हूँ। खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है, धूल के कणों को पकड़ती हुई जो हवा में नाच रहे हैं। आजी के हाथ, झुर्रीदार और उम्र के धब्बों से भरे, मेरे हाथों को मार्गदर्शन दे रहे हैं जब हम हेम पर काम कर रहे हैं। यह एक सुवासिनी स्टिच है बेटा, वह गर्म शहद जैसी आवाज में फुसफुसाती है। उस औरत के लिए जो अपने 2 पैरों पर खड़ी होती है। यह कहती है, मेरी जड़ें ही मेरी ताकत हैं। यह एक याद दिलाती है कि तुम एक आदमी के बिना या उसके साथ पूरी हो। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों को कपड़े में दबा देती हैं। हम चुप्पी में काम करते हैं, एक जटिल पैटर्न बनाते हैं जो छोटी छोटी लहरों जैसा दिखता है। केवल हम जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। केवल हम जानते हैं कि यह वहाँ है। मुझे वादा करो, आजी कहती हैं, कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगी। मैं वादा करती हूँ। 2 महीने बाद अरुण ने शादी रद्द कर दी। उसके 6 महीने बाद आजी का निधन हो गया। मैंने ड्रेस को दूर पैक कर दिया, उसे देखने में असमर्थ। अब वह उसके द्वारा ढूंढ ली गई है। मेरा फ़ोन बजता है, मुझे वास्तविकता में वापस खींच लेता है। यह इंस्टाग्राम से एक सूचना है। प्रिया ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है। वेडिंग ड्रेस रिवील। मेरी उंगली स्क्रीन पर मंडराती है। मुझे यह नहीं देखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं वैसे भी प्ले दबा देती हूँ। वीडियो प्रिया को मेरी ड्रेस में घूमते हुए खुलता है। वह दीप्तिमान दिख रही है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है। ड्रेस उसे एकदम फिट आ रही है, बहुत ज़्यादा फिट। क्या यह भव्य नहीं है? वह कैमरे पर मुग्ध होकर कहती है। मुझे यह एक अद्भुत विंटेज साइट पर मिली। तभी मैं उसकी आवाज़ सुनती हूँ। अरुण की आवाज़, गर्म और परिचित, कैमरे से दूर कहीं से आ रही है। सुंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हमेशा योजना बनाई थी। मेरी छाती कस जाती है। ये लगभग वही शब्द थे जो उसने मेरी अंतिम फिटिंग के दौरान मुझसे कहे थे। प्रिया हेम के साथ अपनी उंगलियां चलाती हैं और मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है। ऊह, यहाँ थोड़ी सी बनावट है, लगभग ब्रेल की तरह। अरुण की आवाज़ बदल जाती है, तेज़ हो जाती है। ये कुछ भी नहीं है, एक दोष है। हम इसे शादी से पहले हटवा देंगे। मैं इसे नष्ट नहीं होने दे सकती। आजी की स्टिच नहीं, उसका संदेश नहीं। मेरे हाथ कांपते हैं जब मैं एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती हूँ। मैं इसे दी टेक्सटाइल हिस्टोरियन कहती हूँ और विंटेज फैब्रिक की एक सामान्य प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करती हूँ। मैं प्रिया को एक सावधानीपूर्वक संदेश बनाती हूँ, अपने शब्दों को पेशेवर और विद्वतापूर्ण लगने देती हूँ। मैं समझाती हूँ कि मैं हेयरलूम गारमेंट्स में एक विशेषज्ञ हूँ और मैंने उसके वीडियो में अद्वितीय स्टिच वर्क देखा है। मैं उसे इसे बदलने न देने की विनती करती हूँ, इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बताती हूँ। मैं एक मुफ्त परामर्श की पेशकश करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वह चारा खाएगी। मेरी उंगली लंबे समय तक भेजने बटन पर मंडराती है। यह पागलपन है, यह हताशा है, लेकिन यही सब मेरे पास है। मैं सेंड दबाती हूँ। 3 घंटे तक कुछ नहीं होता। मैं अपने अपार्टमेंट में चहलकदमी करती हूँ, हर 30 सेकंड में अपना फ़ोन चेक करती हूँ। फिर आखिरकार एक सूचना। प्रिया ने जवाब दिया है। OMG, सचमुच? मुझे और बताओ। मैं मंत्रमुग्ध हूँ। ये मेरे चैनल के लिए अद्भुत कंटेंट हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक मैं दी टेक्सटाइल हिस्टोरियन बन जाती हूँ।
मैं पारंपरिक कढ़ाई के बारे में वह सब कुछ शोध करती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तथ्यों को सावधानीपूर्ण झूठ के साथ बुनती हूँ। मैं प्रिया को बताती हूँ कि सुवासिनी स्टिच महिला वंश की एक दुर्लभ प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं इसे कीमती और अतुल्य लगने देती हूँ। वह इसे हजम कर जाती है। यह अविश्वसनीय है, वह मैसेज करती है। मुझे कुछ पता नहीं था। मैं निश्चित रूप से इसे अब रखूंगी। ये मेरे फॉलोअर्स के लिए एक बहुत अच्छी कहानी बनने वाली है। वह हेम की क्लोजअप तस्वीरें भेजती है। मैं जूम इन करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। वह रहा, आजी का काम, इतने सालों बाद भी परफेक्ट। छोटी लहरें जो उसने इतने प्यार से सिली थीं। मुझे लगता है जैसे मैं उसके हाथों को अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। फिर प्रिया एक और मैसेज भेजती है। रुको, अरुण कॉल कर रहा है। BRB। 10 मिनट बीत जाते हैं। जब वह फिर से मैसेज करती है तो उसके स्वर में बदलाव आ गया है। अरुण कहता है कि मुझे इस अकाउंट को डिलीट कर देना चाहा। उसे लगता है कि आप एक स्कैम हैं। लेकिन प्रिया मुझे डिलीट नहीं करती। इसके बजाय वह अगले सप्ताह छिपकर मैसेज करती रहती है, उत्सुक और अंतर्द्वंद्व में। वह मुझे बताती है कि अरुण अजीब तरह से ड्रेस के प्रति जुनूनी हो गया है। वह इसे सुरक्षित रखने के लिए अपनी माँ के घर पर रखवाने पर जोर देता है। वह इसकी लगातार जांच करता रहता है। उसने यहाँ तक सुझाव दिया है कि वह बिल्कुल अलग ड्रेस पहने। वह पहले कभी नियंत्रण करने वाला नहीं था। प्रिया टाइप करती है। लेकिन यह अजीब है ना? मैं सावधानी से सहमत होती हूँ। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहती। कुछ हो रहा है। अरुण सिर्फ स्टिच से नाराज़ नहीं है, वह इससे डरा हुआ है। लेकिन क्यों? उसे क्या लगता है कि उस हेम में क्या छिपा है? मुझे आश्चर्य होने लगता है कि क्या आजी को वह झांत था जो उन्होंने मुझे बताया था। उस रात मैं सुराग ढूंढते हुए पुरानी तस्वीरें निकालती हूँ। मुझे हमारी सगाई के तुरंत बाद एक पारिवारिक रात्रि भोज में अरुण और मेरी एक तस्वीर मिलती है। मेरे पिता ने अपना हाथ अरुण के कंधों पर डाल रखा है। वे दोनों मुस्कुरा रहे हैं। उस पल मेरे पिता क्या सोच रहे थे? मैं सो नहीं पा रही। 2 बजे मैं अरुण के बिजनेस इतिहास की ऑनलाइन खोज शुरू कर देती हूँ। मुझे पता है कि वह अब एक सफल कंपनी एपेक्स डायनामिक्स चलाता है। लेकिन उसने इसकी शुरुआत कैसे की? जब हम सगाई हुए थे तब हम दोनों कंगाल थे। वह एक नियमित ऑफिस की नौकरी करता था। मैं पुराने बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बीच स्क्रॉल करती हूँ और कुछ अजीब पाती हूँ। एक सुप्त कंपनी जिसका नाम A&S होल्डिंग्स है, जो 6 साल पहले बनी थी, ठीक उसी समय जब हम सगाई हुए थे। साझेदारों में अरुण मेहता और समीर कपूर का नाम लिखा है। मैंने समीर का नाम कभी नहीं सुना। अरुण ने कभी किसी बिजनेस पार्टनर का जिक्र नहीं किया। मैं और गहराई से खोज करती हूँ। स्क्रीन की चमक से मेरी आंखें जल रही हैं। तभी मुझे वह मिल जाता है, एक लोन रिकॉर्ड। A&S होल्डिंग्स को 20 लाख रुपए का एक एकल विशाल आरणदाता का नाम सुनकर मेरा खून सूख जाता है। राजेश मेहरा, मेरे पिता। यह आरण हमारी शादी से 3 महीने पहले दिया गया था, जिसे नए उद्यम को शुरू करने के लिए शादी का उपहार लेबल किया गया था। मैं समीर को लिंक्डइन के जरिए ढूंढती हूँ। वह अब एक छोटी संघर्षरत टेक फर्म चला रहा है। मैं उसे मैसेज करती हूँ, अपना परिचय सावधानी से देती हूँ। हाय, मैं माया मेहरा हूँ। मैं सालों पहले अरुण मेहता से सगाई हुई थी। मुझे एक पुरानी कंपनी रजिस्ट्रेशन पर आपका नाम मिला। क्या हम बात कर सकते हैं? वह 1 घंटे के भीतर जवाब देता है। एक कैफ़े में मिलने का सुझाव देता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो वह थका हुआ, जीवन से त्रस्त दिखता है। वह कांपते हाथों से कॉफ़ी ऑर्डर करता है। मैंने सोचा था कि कभी पता चलेगा, वह चुपचाप कहता है। मैं उसे लोन रिकॉर्ड दिखाती हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह पैसा तुम्हारे पिता का था? मैं सिर हिलाती हूँ। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। अरुण ने मुझसे कहा था कि यह उसके परिवार का है। हमें कंपनी को एक साथ 50-50 बनाना था। फिर 6 महीने बाद उसने कहा कि हम असफल हो रहे हैं। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे समझौते के रूप में 5,000 रुपये दिए। 1 महीने बाद उसने अकेले ही एपेक्स डायनामिक्स लॉन्च कर दिया। वह सब कुछ जो हमने बनाया था। उसने तुमसे चोरी की, मैं कहती हूँ। समीर की हंसी कड़वी होती है। उसने हम दोनों से चोरी की, माया। उसने अपना साम्राज्य तुम्हारे दहेज पर बनाया। उस रात प्रिया घबराहट में मैसेज करती है। द टेक्सटाइल हिस्टोरियन, कृपया मदद करो। अरुण की माँ ने ड्रेस अपने दर्जी के पास ले गई है। वह कल सुबह पूरा हेम बदलवा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की,
लेकिन वह कहती है कि यह दूल्हे की माँ के रूप में उसका अधिकार है। अपॉइंटमेंट सुबह 10 बजे है। मैं क्या करूं? मेरा दिल धड़कने लगता है। मेरे पास 12 घंटे से भी कम समय है। मैं जवाब देती हूँ, कौन सा दर्जी? कृपया, यह महत्वपूर्ण है। वह मुझे पता भेजती है। मैं जगह पहचानती हूँ। ये बूढ़े मिस्टर देसाई की दुकान है। जब मैं बड़ी हो रही थी तब वह हमारे परिवार के कपड़े सिला करते थे। मैं घड़ी देखती हूँ। लगभग आधी रात हो गई है। मैं अपनी चाबियाँ उठाती हूँ और मिस्टर देसाई के इलाके में गाड़ी चलाती हूँ। मैं उनकी अंधेरी दुकान के बाहर अपनी कार में बैठकर सुबह का इंतज़ार करती हूँ। सुबह 6 बजे मैं उन्हें दुकान खोलने आते देखती हूँ। मैं कार से बाहर कदम रखती हूँ, दोहराती हूँ कि मुझे क्या कहना है। मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। वह मेरा एकमात्र मौका है। मिस्टर देसाई मुझे तुरंत याद करते हैं। माया, बेटा कैसी हो? मैंने तुम्हारी दादी के बारे में सुना। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, फिर सब कुछ समझाती हूँ। अरुण और पैसे के बारे में नहीं, सिर्फ ड्रेस और आजी की स्टिच के बारे में। कृपया, मैं विनती करती हूँ, बस हेम काटने से पहले मुझे इसे देख लेने दो। मुझे इसकी फ़ोटो खींचने दो। ये उनकी अंतिम चीज़ है जो मेरे पास है। उनकी आंखें नरम पड़ जाती हैं। वह मुझे बचपन से जानते हैं। उषा आंटी 10 बजे यहाँ आएंगी। 9:30 पर आ जाना। मैं तुम्हें इसे देखने दूंगा, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं 9:25 पर पहुंचती हूँ, इंतज़ार करने के लिए बहुत बेचैन। मिस्टर देसाई ड्रेस बाहर लाते हैं और मैं इसे कांपते हाथों से पकड़ती हूँ। मैं हेम पर अपनी उंगलियां फेरती हूँ, आजी की सिलाई को अपने स्पर्श से महसूस करती हूँ। मैं एक फ़ोटो खींचने ही वाली हूँ कि दरवाजे के ऊपर की घंटी बजती है। उषा आंटी अंदर आती हैं। हमारी नज़रें मिलती हैं। उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। तुम! उषा आंटी की आवाज़ एक चाबुक की तरह चटकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरे बेटे का पीछा कर रही हो? मिस्टर देसाई हमारे बीच आकर खड़े हो जाते हैं, भ्रमित होकर। मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ। मैं बस स्टिच वर्क को एक आखिरी बार देखना चाहती थी। मेरी दादी, तुम्हारी दादी चली गई हैं। वह बुरी तरह काटती है, और मेरे बेटे पर तुम्हारा वश भी। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम पर्याप्त नहीं हो। उसे खुश रहने दो। वह आगे बढ़ती है और ड्रेस को मेरे हाथों से झपट लेती है। उसके खिंचाव के बल से मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर जाती हूँ। ड्रेस हम दोनों के बीच झूलती है और हेम से कुछ छोटा और सफ़ेद फड़फड़ाता हुआ गिरता है। कागज़ की एक छोटी सी तहदार शीट। ये चुपचाप फर्श पर हमारे पैरों के बीच आ गिरती है। हम में से किसी ने भी इसे स्पष्ट रूप से गिरते नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया। अव्यवस्था में मैं आगे बढ़ती हूँ, कागज़ पर अपना पैर रखती हूँ। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है कि मुझे यकीन है कि वे इसे सुन सकते हैं। उषा आंटी ड्रेस लेकर तूफान की तरह बाहर निकल जाती हैं, पागल औरतों के बारे में बड़बड़ाती हुई। जैसे ही वह चली जाती है, मैं नीचे झुकती हूँ और कागज़ उठाती हूँ। मेरे हाथ इतना बुरी तरह कांप रहे हैं कि मैं इसे खोल भी नहीं पा रही। कागज़ पुराना है, किनारों पर पीला पड़ गया है। लिखावट असंदिग्ध है, आजी की सावधान सुंदर लिपि। मेरी प्यारी माया, यह पढ़ती है। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने उसके बिना अपनी ताकत ढूंढ ली है। तुम सोच रही होगी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा। सच तो यह है कि उसने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। उसने प्यार किया तो बस वह जो तुम उसे दे सकती थीं। तुम्हारे पिता के पैसे से जो कंपनी उसने शुरू की, वह सही मायने में तुम्हारी है। सबूत कोटक बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 847 में है। चाबी एमजी रोड के वकील मिस्टर कपूर के पास है। तुम्हारे पिता को उनकी मृत्यु से पहले ही सच का अंदेशा हो गया था। उन्होंने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे लिए इसे छिपाने को कहा था। तुम जितना जानती हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। इस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने सारे प्यार के साथ। तुम्हारी आजी। मैं इसे 3 बार पढ़ती हूँ। आंसू मेरे गालों पर बह रहे हैं। आजी जानती थीं, वह सब कुछ जानती थीं, और उन्होंने मेरे लिए एक हथियार छोड़ा था। मिस्टर कपूर का कार्यालय पुरानी किताबों और चंदन की अगरबत्ती जैसी खुशबू से महक रहा है। अब वह 70 के दशक में हैं। उनके हाथों पर उम्र के धब्बे हैं। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ तो उनका चेहरा पहचान से खिल उठता है। माया, तुम्हारी दादी अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थीं। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वह अपने डेस्क के दराज से एक छोटी पीतल की चाबी निकालकर मुझे एक मोटा मैनिला फोल्डर के साथ देते हैं। अंदर कागजात हैं,
कानूनी दस्तावेज, हस्ताक्षरित समझौते, बैंक स्टेटमेंट। मैं उन्हें स्कैन करती हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। संयुक्त उद्यम के लिए निवेश समझौता शीर्षक वाला एक दस्तावेज है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मेरे पिता ने माया मेहरा के नाम और अरुण मेहता के नाम से संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली कंपनी में 20 लाख रुपए का निवेश किया था। कोई उपहार नहीं, कोई आरण नहीं, एक निवेश मेरे नाम की एक कंपनी के लिए। लेकिन उसके पीछे एक और दस्तावेज स्टेपल किया हुआ है, एक बाद वाला, जो निवेश को अरुण को एक साधारण आरण में बदल देता है। मेरे पिता के हस्ताक्षर गलत लग रहे हैं, घेरे बहुत चौड़े हैं। यह एक जालसाजी है, मिस्टर कपूर चुपचाप कहते हैं। आपके पिता अपने दिल के दौरे से 2 सप्ताह पहले मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि कुछ गलत लग रहा है। उन्होंने आपकी दादी से मूल को छिपाने को कहा। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स बैंक के तिजोरी के एक शांत कोने में है। मैं कांपती उंगलियों से चाबी अंदर डालती हूँ। अंदर एक और फोल्डर और एक छोटा यूएसबी ड्राइव है। फोल्डर में मूल निवेश अनुबंध है, कुरकुरा, स्पष्ट, बिना जाली के। यह मुझे मेरे पिता के धन से गठित किसी भी कंपनी में 49% हिस्सेदारी देता है। कंपनी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है, एपेक्स डायनामिक्स। मेरी सांस अटक जाती है। मेरे पास अरुण के साम्राज्य का आधा हिस्सा है। यूएसबी ड्राइव पर समीर की लिखावट में A&S होल्डिंग्स बैकअप लेबल लगा है। मैं घर भागती हूँ और इसे अपने लैपटॉप में लगाती हूँ। स्क्रीन पर फाइलों की बाट आ जाती है, बिजनेस प्लान, ईमेल चेन, वित्तीय अनुमान। तब मैं 6 साल पहले की तारीख वाली एक वीडियो फाइल देखती हूँ। मैं उस पर क्लिक करती हूँ। वीडियो हिलती हुई है, साफ तौर पर फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई। ये अरुण और समीर को एक छोटे से ऑफिस जैसी जगह पर दिखाती है। वे बहस कर रहे हैं। तुम मुझे बस ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकते, अरुण। समीर की आवाज़ बेबस है। अरुण का चेहरा ठंडा है। मुझे देखते रहो। माया का परिवार भावुक है। वे सवाल नहीं पूछेंगे। पैसा मेरा है। उसके पिता पहले से ही बीमार हैं। उनके पास यह समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा कि क्या हुआ। मुझे बीमार सा महसूस होता है। वीडियो जारी है। समीर विनती कर रहा है, लेकिन अरुण अटल है। तुम इसके लिए उपयुक्त नहीं हो समीर। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कठोर निर्णय ले सके। तुम बहुत नरम हो। वीडियो बंद हो जाती है। मैं ईमेल के बीच स्क्रॉल करती हूँ। एक मेरा खून जमा देता है। यह अरुण से उसकी माँ को भेजा गया है, जिस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था। माँ, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। एक बार शादी हो जाने के बाद उसकी विरासत हमारे भविष्य को सुरक्षित कर देगी। मैंने पहले ही प्रीनप तैयार कर लिया है। ये अटल है। वह इसे साइन कर देगी क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। 1 साल के भीतर कंपनी केवल मेरी होगी। उसके पिता तेजी से बिगड़ रहे हैं। जब तक उसे एहसास होगा कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं इसे दोबारा पढ़ती हूँ। और फिर हमारा पूरा रिश्ता एक छल था। हर मुस्कान, हर स्पर्श, हर फुसफुसाया गया आई लव यू, यह सब गणना से भरा था। वह मुझसे शादी करने, सब कुछ लेने और फिर मुझे कुछ नहीं देकर छोड़ने वाला था। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उसे अपनी योजना को अंजाम देने से पहले ही शादी रद्द करने पर मजबूर कर दिया। क्या बदल गया? मेरा फ़ोन बजता है। यह प्रिया का एक संदेश है, लेकिन वह इस बार नकली अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। वह मेरे असली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रही है। माया मेहरा, हमें बात करने की ज़रूरत है, प्लीज़। मेरा पेट भारी हो जाता है। वह जानती है कि मैं कौन हूँ। मैं उसे फ़ोन करती हूँ। वह पहली ही रिंग पर जवाब देती है। उसकी आवाज़ आंसुओं से भारी है। मैंने कल उषा आंटी को अरुण से बात करते सुना। वह डींग मार रही थी कि कैसे उसने तुमसे अपग्रेड किया। उसने कहा कि तुम्हारा परिवार आसानी से हेरफेर हो जाने वाला था और तुम्हारे पिता बहुत बीमार थे कि वे समझ पाते कि उन्होंने क्या साइन किया है। प्रिया की आवाज़ टूट जाती है। माया, मुझे बीमार सा लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में खोज की। मैंने तुम्हारे पिता और दादी की मृत्यु लेख देखे। मैंने सालों पहले तुम्हारी सगाई की घोषणा देखी। तारीखें, उषा ने जो कुछ कहा, इससे मुझे एहसास हुआ वह अब रो रही है। तुम सच में कौन हो? तुमने एक इतिहासकार होने का दिखावा क्यों किया? मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस ड्रेस में कुछ कीमती चीज़ की रक्षा करने की ज़रूरत थी और क्योंकि मुझे सच्चाई का पता लगाने की ज़रूरत थी। क्या सच्चाई? वह फुसफुसाती है। मैं उसे सब कुछ बता देती हूँ।
हम अपने अपने इलाकों से दूर एक छोटे से कैफ़े में मिलते हैं। प्रिया थकी हुई दिख रही है, उसकी आंखें रोने से लाल हैं। मैं उसे सब कुछ दिखाती हूँ, जाली दस्तावेज, मूल अनुबंध, वीडियो, ईमेल। पढ़ते हुए उसके हाथ कांपते हैं। वह मेरे साथ भी वही कर रहा है। वह फुसफुसाती है। मेरे पिता अरुण एपेक्स डायनामिक्स में निवेश करने के लिए उनसे कह रहा है। एक बड़ी रकम, 5 करोड़ रुपये। वह मेरी ओर देखती है, उसकी आंखों में भय है। मेरे पिता इसे अगले महीने उसे शादी के तोहफे के रूप में देने वाले थे। टुकड़े जुड़ जाते हैं। इसीलिए अरुण दोबारा शादी कर रहा है। उसे और पैसों की ज़रूरत है। एपेक्स डायनामिक्स मुश्किल में होगी। प्रिया अपने आंसू पोंछती है। मैं नहीं जानती कि क्या करूं। शादी 1 हफ्ते में है। सबको निमंत्रण दिया जा चुका है। अगर मैं इसे रद्द कर दूं तो मेरे पिता का अपमान हो जाएगा। मैं उसे ध्यान से देखती हूँ। क्या होगा अगर हम इसे रद्द नहीं करते? क्या होगा अगर हम इसे होने दें, लेकिन हमारी शर्तों पर? उसकी नज़र मेरी नज़र से मिलती है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आगे झुकती हूँ। थोड़ा सा सार्वजनिक न्याय कैसा रहेगा? उसके चेहरे पर एक छोटी खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है। शादी का दिन आता है। यह एक 5 सितारा होटल में एक विशाल कार्यक्रम है, जिसमें कम से कम 400 मेहमान हैं। मैं वहाँ हूँ, सादे कपड़े पहने। मेरे चेहरे का आधा हिस्सा बड़े धूप के चश्मे से छिपा हुआ है। मैं आधिकारिक तौर पर प्रिया के दुबई के चचेरे भाई की एक मेहमान हूँ। कोई भी मुझे पहचानता नहीं है। मैं पीछे से देखती हूँ कि अरुण मंडप पर खड़ा है, अपने शेरवानी में आत्मविश्वास से भरा और सुंदर दिख रहा है। उषा आंटी अगली पंक्ति में बैठी हैं, गहनों से लदी हुई। उनका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ है। मंडप के पीछे दंपति की तस्वीरें दिखाने के लिए एक विशाल स्क्रीन लगी है। वेडिंग प्लानर का लैपटॉप इससे जुड़ा हुआ है, जो समारोह के दौरान एक स्लाइड शो दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन प्लानर को नहीं पता कि समीर, जिसे मैं अपनी योजना में ले आई हूँ, पहले ही सिस्टम में घुस चुका है। पल निर्धारित है। प्रिया मेरी ड्रेस में गलियारे से होकर चलती है और मेरा दिल बैठ सा जाता है। लेकिन वह घबराई हुई नहीं है, वह स्थिर है। वह मंडप तक पहुंचती है और अरुण के बगल में बैठ जाती है। पंडित जी समारोह शुरू करते हैं। फेरे से ठीक पहले प्रिया माफ़ी मांगते हुए कहती हैं, मुझे जल्दी से अपना मेकअप ठीक करना है। वह माफ़ी भरे अंदाज में कहती है। प्रिया बाथरूम की ओर चलती है, फिर मेरी ओर इशारा करती है। मैं समीर की ओर इशारा करती हूँ। वह अपने फ़ोन पर एक बटन दबाता है। पृष्ठभूमि में बज रहा रोमांटिक संगीत अचानक बंद हो जाता है। रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है। मंडप के पीछे लगी बड़ी स्क्रीन जगमगा उठती है। शादी की तस्वीरों के बजाय एक वीडियो चलने लगता है। यह अरुण और समीर के झगड़े की रिकॉर्डिंग है। माया का परिवार भावुक है। वे सवाल नहीं पूछेंगे। पैसा मेरा है। अरुण की आवाज़ साउंड सिस्टम के जरिए हॉल में गूंजने लगती है। 400 लोग चुप हो जाते हैं, सिर स्क्रीन की ओर मुड़ जाते हैं। अरुण का चेहरा चादर सा सफ़ेद हो जाता है। वह उछल कर खड़ा होता है, चिल्लाता है, बंद करो इसे, बंद करो इसे। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वीडियो ख़त्म होता है और स्क्रीन दो दस्तावेज़ों को साथ साथ दिखाने के लिए बदल जाती है। जाली लोन एग्रीमेंट और मूल निवेश अनुबंध। एक कैप्शन पढ़ता है, कौन सा असली है? अरुण मेहता से पूछें। फिर अरुण का अपनी माँ को भेजा गया ईमेल दिखाई देता है, जो प्रीनप और विरासत के बारे में है। भीड़ में हलचल मच जाती है। उषा आंटी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खड़ी होती है, चीखती हुई, ये झूठ है, ये बदनामी है। हॉल में कोहराम मच जाता है। मेहमान अपने फ़ोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। लोगों के लाइव स्ट्रीम करने से हैशटैग एपेक्स फ्रॉड मिनटों भर में ट्रेंड करने लगता है। प्रिया के पिता मंडप की ओर बढ़ते हैं। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। तुम उसके साथ वही करने वाले थे जो तुमने माया के साथ किया? वह गरजते हैं। तुम मेरा पैसा लेने वाले थे? अरुण घिर गया है, घबरा गया है। खुद को बचाने की एक सख्त कोशिश में वह अपनी माँ की ओर इशारा करता है। यह उसकी योजना थी। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा कि यही हमारे परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका है। उषा आंटी का चेहरा विश्वासघात और क्रोध से विकृत हो जाता है। तुम कृतघ्न, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हें वह बनाया जो तुम हो। वे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सुरक्षा गार्ड्स हालात पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया एक तरफ खड़ी है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी है। मैं कमरे के दूसरी ओर से उसकी नज़र पकड़ती हूँ।
वह एक बार सिर हिलाती है। हो गया। अगली सुबह मेरे वकील ने अरुण को एक सिविल मुकदमे का नोटिस दिया। हम जालसाजी गबन के लिए मुकदमा कर रहे हैं और एपेक्स डायनामिक्स में मेरे हकदार 49% हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। सबूत भारी हैं, जाली दस्तावेज, वीडियो, ईमेल। समीर मुकदमे में शामिल हो जाता है, मूल साझेदारी से बाहर निकाले जाने के लिए पुनर्स्थापना की मांग करता है। प्रिया के पिता प्रयास किए गए धोखाधड़ी और गलत बयानी के लिए एक अलग मुकदमा दायर करते हैं। मीडिया ने इस कहानी को उठा लिया। समाचार चैनल द वेडिंग ड्रेस स्कैंडल पर सेगमेंट चलाते हैं। व्यापार रिपोर्टर एपेक्स डायनामिक्स के वित्त की जांच करते हैं और पता चलता है कि कंपनी भारी कर्ज में है। अरुण गलत निर्णयों और शानदार खर्चों से इसे बर्बाद कर रहा है। कंपनी के बोर्ड घोटाले से भयभीत होकर एक आपातकालीन बैठक करते हैं। वे अरुण को सीईओ के पद से हटने के लिए मजबूर करते हैं। एक सप्ताह के भीतर उसका पूरा साम्राज्य ढह जाता है। उषा आंटी ने अपना फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अरुण के दोस्त उसे छोड़कर चले गए। वह अपने झूठ के साथ अकेला रह गया है। मेरा फ़ोन बजता है। यह अरुण के वकील का है, जो समझौते की शर्तों पर चर्चा के लिए मिलने के लिए कह रहा है। समझौते की बातचीत एक निर्जन कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। अरुण मेरे सामने बैठा है, खुद की भूतियाँ छाया जैसा दिख रहा है। उसका महंगा सूट उसके फ्रेम पर ढीला लटक रहा है। वह मेरी आंखों में नहीं देख रहा। मेरे वकील हमारी शर्तें रखते हैं। मुझे सिर्फ मेरी 49% हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मुझे नियंत्रण रुचि चाहिए। अरुण आपराधिक मुकदमे से बचने के बदले में एपेक्स डायनामिक्स का 51% हिस्सा मुझे हस्तांतरित करने पर हस्ताक्षर करेगा। वह समीर के अपने चुराए गए हिस्से के लिए भी भुगतान करेगा। अगर अरुण सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता है तो प्रिया के पिता अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। अरुण के वकील बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबूत बहुत मजबूत हैं। 6 घंटे के बाद अरुण सब कुछ साइन कर देता है। जब वह जाने के लिए खड़ा होता है तो आखिरकार वह मेरी तरफ देखता है। मैंने तुम्हें कभी प्यार किया था, वह चुपचाप कहता है। मैं नहीं डगमगाती। नहीं, तुमने नहीं किया। तुमने प्यार किया कि तुम मुझसे क्या ले सकते थे। इसमें फ़र्क है। वह कंधे झुकाए चला जाता है। अब मैं एपेक्स डायनामिक्स की बहुसंख्यक मालिक हूँ। मेरा पहला कार्य समीर को एक समान साझेदार के रूप में पुनर्स्थापित करना है। साथ मिलकर हम ईमानदारी से कंपनी का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। अरुण और उषा कर्ज और बर्बाद प्रतिष्ठा के सिवाय कुछ नहीं के साथ रह गए हैं। 2 हफ्ते बाद मेरे दरवाजे पर एक पैकेज आता है। यह सावधानी से ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ है। मैं इसे धीरे से खोलती हूँ और मेरी सांस अटक जाती है। यह वेडिंग ड्रेस है। अंदर प्रिया के लिखे एक नोट में लिखा है, यह कभी मेरा रखने के लिए नहीं थी, यह आपके साथ है। मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचाने के लिए शुक्रिया। आपकी दादी आप बनी औरत पर बहुत गर्व करती। कृतज्ञता और सम्मान के साथ, प्रिया। मैं ड्रेस उठाती हूँ और इसे रोशनी के सामने पकड़ती हूँ। हिम बरकरार है। आजी की सुवासिनी स्टिच अभी भी वही है, अभी भी परफेक्ट। मैं उस पर अपनी उंगलियां फेरती हूँ, परिचित पैटर्न महसूस करती हूँ। मेरी जड़ें ही मेरी ताकत हैं। मैं एक आदमी के बिना या उसके साथ पूर्ण हूँ। आजी सही थी, वह हमेशा सही थी। मैं ध्यान से ड्रेस को मोड़कर एक सुरक्षात्मक बॉक्स में रख देती हूँ। मुझे पता है कि मैं इसके साथ क्या करने वाली हूँ। इसके लिए मेरी अलमारी में छिपे रहने से बेहतर उद्देश्य की हकदार है। यह दूसरों को प्रेरित करने लायक है। 3 महीने बाद मैं एक रिबन कटिंग समारोह में खड़ी हूँ। दरवाजे के ऊपर साइन लिखा है, सुवासिनी फाउंडेशन, वित्तीय और कानूनी साक्षरता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। मैं इसे फंड करने के लिए एपेक्स डायनामिक्स से पहले साल के मुनाफे का उपयोग कर रही हूँ। फाउंडेशन मुफ्त कानूनी परामर्श, वित्तीय नियोजन पाठ्यक्रम और उन महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करता है जिन्हें संदेह है कि उनके साथ हेरफेर या धोखाधड़ी हो रही है। लॉबी में एक सुंदर कांच के केस में वह वेडिंग ड्रेस प्रदर्शित है। उसके नीचे एक पट्टिका उसकी कहानी बताती है। सब कुछ नहीं, लेकिन पर्याप्त है। यह पढ़ता है, यह ड्रेस लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करती है। इसे प्यार से बनाया गया था, धोखे से विश्वासघात किया गया था और ताकत के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया गया था। यह हर उस महिला को याद दिलाए जो इसे देखती है कि वह बिना किसी और के पूर्ण है। फाउंडेशन ने अपने दरवाजे खोले।
पहले हफ्ते के भीतर हमारे पाठ्यक्रमों के लिए 50 महिलाएं पंजीकृत हो जाती हैं। उद्घाटन के दिन जब मैं उपस्थित लोगों का अभिवादन कर रही होती हूँ, एक युवा महिला दरवाजे पर झिझकती है। वह डरी हुई, अनिश्चित दिख रही है। मैं एक गर्म मुस्कान के साथ उसके पास जाती हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं धीरे से पूछती हूँ। युवती अपने पर्स को कसकर पकड़ लेती है। मैंने आपकी कहानी ऑनलाइन देखी, ड्रेस और सब कुछ के बारे में। उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई देती है। मेरा फियांस मुझे एक प्रीनप साइन करने के लिए दबाव डाल रहा है जो उसके वकील ने लिखा है। यह कहता है कि अगर हम तलाक लेते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, भले ही मैं अपनी बचत उसके व्यवसाय में लगा रही हूँ। मेरे माता पिता कहते हैं कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। कुछ गलत लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि और कहाँ जाना है। मैं उसके कंधे पर हाथ रखती हूँ। आप सही जगह आई हैं, अंदर आइए। मैं उसे लॉबी में ड्रेस के पास से गुजराती हूँ। वह उसे देखने के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सुंदर है, वह फुसफुसाती है। हाँ है, मैं सहमत होती हूँ। और वह औरत भी जिसने इसे पहना था, उसने अपनी सहज ज्ञान पर भरोसा करना सीख लिया, बिल्कुल जैसे आप अभी कर रही हैं। मैं उसे अपने ऑफिस में ले जाती हूँ, जहाँ मेरे वकीलों और वित्तीय सलाहकारों की टीम इंतजार कर रही है। जैसे ही हम बैठते हैं, मैं अपने मन में आजी का चेहरा देखती हूँ, गर्व से मुस्कुराती हुई। सुवासिनी स्टिच ने अपना काम किया। इसने मुझे ज़मीनी स्तर पर रखा, इसने मुझे मजबूत बनाया, और अब यह दूसरों को अपने 2 पैरों पर खड़े होने में मदद करेगा। यह मेरा पुरस्कार है, बदला नहीं बल्कि लचीलापन, विनाश नहीं बल्कि सृजन। मैंने विश्वासघात की राख से एक किला बनाया, और मैं उसके दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खोल रही हूँ जिसे आश्रय की ज़रूरत है।